मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय के सूत्रों का विवेचन चल रहा है। अभी केवल इस पर ही फोकस करें। ये एक बड़ा जम्बू द्वीप है जिसमें कल आपसे कहा जा रहा था कि इस जम्बू द्वीप की हम दो दिशाएं निर्धारित कर रहे हैं, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। तो जब भी हम जम्बू द्वीप या जम्बू द्वीप के अंदर कोई भी विधेय आदि क्षेत्र या किसी भी तरह के जहाँ कहीं पर भी जिनायतन इत्यादि बने हुए हैं, उनकी दिशा का निर्धारण इस तरह से रहता है। नीचे की ओर ये दक्षिण दिशा है, ऊपर की ओर ये उत्तर है, उधर पूरब हो जाएगी और इधर की तरफ पश्चिम हो जाएगी। तो इसी दिशा क्रम से हम जब नीचे की ओर देखते हैं तो सबसे नीचे जो आपसे चर्चा कर रहा था कि यह भरत क्षेत्र है और इस भरत क्षेत्र को विभाजित करने वाला ये जो बीच में लाइन पड़ी है, इसी को आप एक पर्वत समझ लें। ये हिमवन पर्वत हो गया। तो ये पहला ये हिमवन पर्वत है। दूसरा, फिर इस हिमवन पर्वत के बाद में दूसरा क्षेत्र आ जाता है हेमवत क्षेत्र। तो इस हेमवत क्षेत्र के आगे का जो पर्वत है वो हो जाएगा महाहिमवान पर्वत। ये दूसरे नंबर का ये पर्वत समझ लें, एक लाइन, एक बड़ा पर्वत है। फिर इसके बाद में भरत, हेमवत, ये हरि समझ लें। इसको क्या समझ लें? हरि क्षेत्र है ये। और इसको भी विभाजित करने वाला ये जो पर्वत है ये निषद पर्वत है। ठीक है ना? ये बीच का जो बहुत सारा पोर्शन छोड़ा हुआ है, यह आपको अभी बताया जाएगा कि इसी में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत और उसी में विधेय आदि क्षेत्र हैं, जो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। ये निषद पर्वत हो गया, ये पूरा फिर विधेय क्षेत्र हो गया। इस विधेय क्षेत्र के बाद में फिर ये लाइन आई, ये पर्वत हो गया, ये नील पर्वत हो गया, है ना। विधेय के बाद में क्षेत्र आएगा, रम्यक क्षेत्र आ गया। और फिर उसके बाद में ये जो पर्वत आया यह रुक्मी पर्वत आ गया। और फिर उसके बाद में हैरण्यवत ये क्षेत्र आ गया। और उसके बाद में ये जो पर्वत आया ये शिखरणी पर्वत आ गया। और इसके अंत में ये जो क्षेत्र बना ये भरत क्षेत्र की तरह ऐरावत क्षेत्र ये बन जाता है। ये 6 पर्वत हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो लाइनें दिख रही हैं ये पर्वतों की लाइनें हो गई। अब अगर आपसे कहा जाए कि हर एक क्षेत्र की संरचना देखते हुए ये भी जान लें कि इस जम्बू द्वीप के बाहर क्या है, ये पूरा सब लवण समुद्र है। तो इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के नीचे दक्षिण दिशा में क्या लवण समुद्र छू रहा है। इधर हम देखेंगे तो ये भी लवण समुद्र छू रहा है, इधर की तरफ देखेंगे पूरब दिशा में वो भी, और पश्चिम दिशा में भी लवण समुद्र है। ऊपर की ओर जब हम देखेंगे तो ये भरत क्षेत्र की अपेक्षा से उत्तर दिशा कहलाएगी। अभी दिशाओं का इस तरीके से समझना। भरत क्षेत्र की उत्तर दिशा में पहला पर्वत हुआ कौन सा? हिमवन पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमवन पर्वत। अब हम जब भरत क्षेत्र के बाद में हेमवत क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो ये हेमवत क्षेत्र है, ये दूसरे नंबर का। तो इस हेमवत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में क्या हुआ? हिमवन पर्वत, है ना। और उत्तर दिशा में क्या हुआ? महाहिमवान पर्वत। ऐसे जो शास्त्रों में लिखा रहता है वो आपको ऐसे समझ में आएगा जब आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें, है ना। तो दो दिशाएं तो इसकी ये पर्वतों से छू रही हैं, है ना। और बाकी का ये जो है इधर दोनों तरफ समुद्र है, इस तरह से।
फिर दूसरे के बाद ये तीसरे नंबर का क्षेत्र आया भरत हेमवत हरि, हरि क्षेत्र आया। तो इस हरि क्षेत्र में भी दक्षिण दिशा की ओर क्या हो गया, महाहिमवान पर्वत, और उत्तर दिशा की ओर हो गया निषद पर्वत। ठीक है ना। जब हम विदेह क्षेत्र की बात करेंगे तो विदेह क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कौन सा पर्वत, निषद पर्वत, उत्तर दिशा में नील पर्वत। ठीक है ना। माने विदेह क्षेत्र एक तरफ निषद पर्वत से घिरा है, एक तरफ नील पर्वत से घिरा है, और दोनों तरफ पूरा पश्चिम में तो समुद्र है। फिर उसके बाद में हम इस 5वें नंबर के क्षेत्र पे आ गए। तो ये कहलाया रम्यक। ये रम्यक क्षेत्र की दक्षिण दिशा में क्या है, नील पर्वत, उत्तर दिशा में क्या है, रुक्मी पर्वत, है ना। तो ये रुक्मी पर्वत हो गया। ये 6वें नंबर का क्षेत्र आ गया। अब कौन सा, हिरण्यवत। इसके दक्षिण दिशा में क्या है, रुक्मी पर्वत, उत्तर दिशा में क्या है, शिखरी पर्वत। ठीक है ना। अब ये 7वें नंबर का क्षेत्र आ गया, ऐरावत क्षेत्र। ऐरावत क्षेत्र के दक्षिण दिशा में क्या है, शिखरणी पर्वत, है ना। उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में लवण समुद्र, पश्चिम दिशा में इधर लवण समुद्र, पूर्व दिशा में भी लवण समुद्र। समझ में आ गया। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाए कि किसकी निचले दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या है और किसकी उत्तर दिशा में क्या है। अब इस तरह से आप देखो तो ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, है ना, ये दोनों 1, 2 और 3 दिशाओं में तो लवण समुद्र से घिरे हुए हैं। केवल यही 2 क्षेत्र 3 दिशाओं में लवण समुद्र से घिरे हुए हैं, बाकी तो सब 2-2 दिशाओं में घिरे हुए हैं। ठीक है ना। अब हम देखें ये जो भरत क्षेत्र है इसको हम समझ लें कि इस भरत क्षेत्र में ही 6 कालों का परिवर्तन होता है, जो आगे बताए जाएंगे, आगे के सूत्रों में आएगा। ठीक है ना। ये जो दूसरा क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र है, ये 5वें और 6वें नंबर का क्षेत्र है ना। और ये 7वां नंबर का क्षेत्र है, इसमें भी कर्म भूमि के, और यहां पर भी परिवर्तन होता है, 6 कालों का परिवर्तन। तो 6 काल का परिवर्तन केवल एक इस क्षेत्र में होगा, पहले में और 7वें नंबर के, है ना। एक सिंपल से समझने के लिए, कर्म भूमि केवल यहां है, वो भी तब आएगी जब क्षेत्र काल परिवर्तन होएगा, है ना। जब काल परिवर्तन होकर के चतुर्थ काल, पंचम काल ये आते हैं, है ना, तब जो है ये कर्म भूमि की व्यवस्था पहले और 7वें नंबर के क्षेत्र में बनती है। इसके अलावा कर्म भूमि अगर मिलेगी तो यहाँ विदेह क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इस विदेह क्षेत्र में। ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र हैं इनके बारे में सिर्फ अभी इतना जानना है कि ये भोग भूमियां हैं। दूसरे नंबर का क्षेत्र हेमवत, है ना, ये भोग भूमि का क्षेत्र। तीसरे नंबर का हरि, ये भी भोग भूमि है, ये भी भोग भूमि है, और ये भी भोग भूमि है। ठीक है ना। हाँ, तो ये एक सिंपल से आइडिया ले लो आप। एक जम्बू द्वीप के अंदर इस तरह से 1, 2, 3, 4 ये शाश्वत भोग भूमियां हैं, यहाँ हमेशा भोग भूमि ही रहेगी। पहले क्षेत्र में भोग भूमि भी आएगी, कर्म भूमि भी आएगी, यहाँ पर भी भोग भूमि भी आएगी, कर्म भूमि भी आएगी। और इस विदेह क्षेत्र में इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें भोग भूमि भी है, कर्म भूमि भी है, और दोनों चीजें शाश्वत हैं। एक छोटी व्यवस्था समझ रहे हैं, डिफरेंस, चीजें वहीं घूम रही हैं। अब कर्म भूमि और भोग भूमि में कहाँ है, इसमें कैसे समझें। ये जो बीच का हम पॉइंट बना रहे हैं, ये हम अभी आपको छोटा सा सुमेरु पर्वत दिखा रहे हैं, है ना। ये जिससे हमने बोला था मेरु नाभिर, जम्बू द्वीप का ये नाभि की तरह मेरु पर्वत ये बीचों बीच में है ना। वृत्तो योजन 7 तो जम्बू द्वीप का 1,00,000 योजन का ये विस्तार जम्बू द्वीप का हो गया। अब इस सुमेरु पर्वत के इधर डायरेक्शन में ये क्या हो गई, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व। ठीक है ना। हमने एक बीच में एक लाइन खींच दी, इधर भी हम जो है एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, इधर 1, 2, 3, 4 ये 4 पोर्शन बन गए, है ना। अब इन 4 पोर्शनों में भी थोड़ा सा इसकी हम डिजाइन और बना देता हूं। ये देखिए,
ये डिजाइन बनी बढ़िया। क्या बना अब ये? अब इसमें देखेंगे ये जो हमने 4 ये बनाए हैं ये गजदंत कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाथी के दांत की तरह दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े। हाँ, ये सब सुमेरु पर्वत से निकले हुए ये गजदंत नाम के ये पर्वत हैं। ठीक है ना। अब देखो ये पूरा विभाजन हो गया। इधर जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक इधर ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना। ये कहलाएगा पूर्व विदेह। क्या कहलाएगा ये? और ये कहलाएगा पश्चिम विदेह। पश्चिम डायरेक्शन में पश्चिम विदेह, पूर्व डायरेक्शन में सो पूर्व विदेह। ये शाश्वत कर्म भूमियां, इनमें बड़े बड़े नगरियां बनी होती हैं। यहां पर हम बनाए मतलब ऐसे ये समझ लो, ऐसे पोर्शन अब हम यहाँ बनाए दे रहे हैं। जितने बन जाए गिनती मत करना, जितनी जगह है उतनी बनाए दे रहा हूं मैं, है ना। ऐसे करके ये पोर्शन बना दिए। ये 8 इधर बनाएंगे नगरियां, 8 बड़े बड़े नगर। और ये नगर नहीं है, जैसा एक ये भरत क्षेत्र है ना, वैसा ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं 8, ऐसा जानना। 8 इधर हो गए, 8 ऊपर हो गए, समझ आ गया। और 8 ही इधर हो गए, 8 ही इधर हो गए। ये कहलाते हैं 32 विदेह क्षेत्र। नाम सुना है ना। इन विदेह क्षेत्रों में हमेशा कर्म भूमि ही का ही वातावरण रहता है, इसीलिए इनको विदेह क्षेत्र कहा जाता है। विदेह माने जहां पर देह से मुक्त होने का हमेशा उपक्रम चलता रहता है ना। देह से विमुक्त होने का जहां पर हमेशा उपाय बना रहता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है विदेह क्षेत्र। यहां पर रहने वाले लोग कभी भी अपनी साधना से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों में तीर्थंकर भी अवश्य रहते हैं। सभी क्षेत्रों में रहें जरूरी नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तीर्थंकर भी अवश्य मिलेंगे। और कम से कम जब इसके 4 पोर्शन बन गए, 1 2 3 4, तो इधर भी 8 हैं, है ना। 8 क्षेत्र नीचे, 8 ऊपर हैं। तो इन 8 में से कम एक जगह पर एक तीर्थंकर जरूर होंगे। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ये इसलिए इस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक पर्वत, इसका भी अपना एक सार्थक नाम है। भरत क्षेत्र है, आपको बताया था कि भरत नाम के क्षत्रिय राजा जो सबसे पहले होते हैं, उनके कारण से इसका नाम भरत क्षेत्र पड़ता है ना। दूसरा, जो ये भरत के बाद में हैमवत क्षेत्र आता है ना। ये हैमवत क्षेत्र, ये भी अपने आप में जो हिमवान पर्वत है उसके निकट दोनों ओर से घिरा होने के कारण से हैमवत क्षेत्र होता है। ये हरि माने होता है सिंह के समान शुक्ल वर्ण का। ये क्षेत्र यहां पर रहने वाले लोगों का रंग होता है, इसलिए इसको हरि क्षेत्र कहा जाता है। ये विदेह हो गया। और ये हो गया रम्यक, जहां पर है ना भोग भूमि है, रमणीय स्थान है, इसका नाम रम्यक है। और ये यहां पर भी जो है अच्छे हिरण्य के समान माने स्वर्ण के समान रंग वाले यहां पर भी लोग रहते हैं, इसलिए इसका नाम हिरण्यवत है। और ये ऐरावत, जैसे भरत क्षेत्र का राजा होता है चक्रवर्ती, उसी तरीके से यहाँ के भी चक्रवर्ती का नाम ऐरावत होएगा, तो उसके नाम से ऐरावत क्षेत्र होएगा। इसी तरह से पर्वतों के विषय में भी हिमवन माने हिम से घिरा हुआ है। ये छोटा हिमवन कहलाता है, बड़ा हिमवन, हिमवान, महाहिमवान, है ना। यहाँ पे छोटा है, ये बड़ा है, यहाँ कम बर्फ होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हिमवन, महाहिमवन, निषद, निषद का मतलब होता है जहाँ पर आकर के देव देवियां क्रीड़ा करें, उसका नाम है निषद पर्वत। नील पर्वत, ये बिल्कुल जैसे मयूर का कंठ होता है नील वर्ण का, ऐसे रंग का होता है, इसलिए इसका नाम है नील पर्वत, है ना। रुक्मी पर्वत, ये चांदी की तरह होता है सफेद, इसलिए इसका नाम है रुक्मी पर्वत। और इस पर बहुत सारे शिखर बने होते हैं, कूट बने होते हैं, इसलिए इसका नाम है शिखरी पर्वत। ऐसा भी प्रत्येक पर्वत और प्रत्येक क्षेत्र के बारे में नाम के अनुसार उनकी छोटी छोटी निरुक्ति के अर्थ से जानकारी लिए रहना, ठीक है ना। अब यहाँ हमने विदेह क्षेत्रों में कर्म भूमि तो बता दी,
अब यहाँ भोग भूमि कहाँ है? अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये और ये, यही भोग भूमि का क्षेत्र है। जो दक्षिण दिशा में है उसको कहते हैं देवकुरु, और जो उत्तर दिशा में है उसको बोलेंगे उत्तर कुरु। इसी में ये और समझ लो कि ये जो उत्तर कुरु क्षेत्र है, इसके इस पॉइंट पर इधर इस दिशा में यहाँ होता है जम्बू वृक्ष, जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ता है जम्बू द्वीप। ये जम्बू वृक्ष होता है, और इधर जो है इस दिशा में होता है शालमली वृक्ष। ये भी चैत्य वृक्ष होते हैं, इनका भी विस्तार बहुत बड़ा बड़ा होता है, और इनके परिवार वृक्ष होते हैं, और इनकी भी जो है सभी अकृत्रिम रचनाएं हैं, और यहाँ पर भी सब देवों का रहना होता है। आया समझ में? अब हम आपको कल जो चीज बताई थी लोगों की समझ नहीं आई, थोड़ा सा इसी भरत क्षेत्र को और जो है ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। ये दिख रहा है आपको अभी भरत क्षेत्र, ये बड़ा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा बना है। कल आपसे कह रहा था ये धनुषाकार भरत क्षेत्र बनाओ। अब इसके बीच में एक लाइन डालने को बोला था, ये वाली लाइन, बीच की लाइन, ठीक है ना। ये है विजयार्ध पर्वत। कौन सा पर्वत? विजयार्ध पर्वत है, ठीक है ना। ये है गंगा नदी, ये है सिंधु नदी। इस विजयार्ध पर्वत और ये गंगा और सिंधु नदी के कारण से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये कहलाता है पूरा 60 खंड। 6 खंडों का राजा जो चक्रवर्ती होता है वो ये 6 खंड है। इनमें ये रहता है आर्य खंड। तो अब बाकी के ये बचे 5 मिलेच्छ खंड होते हैं, 1 आर्य खंड होता है। इसी में यहां पर इस मिलेच्छ खंड के यहां बीचों बीच में इधर जो है वृषभाचल पर्वत होता है। इस वृषभाचल पर्वत पर ही चक्रवर्ती जो है, ये विजयार्ध पर्वत होता है, इसमें बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, बहुत अंधकार होता है, बड़े बड़े कपाट होते हैं। ये केवल चक्रवर्ती ही खोल पाता है, और उसमें मतलब कि खोलने के बाद उसमें इतना धुआं निकलता है कि उसे 6 महीने बैठ के वहां इंतजार करना पड़ता है, इतनी वहां से मतलब हवा निकलती है। तो उसके बाद में ये विजयार्ध पर्वत को क्रॉस करके इन मिलेच्छ खंडों में पहुंचता है। तो यहां पर जो है उसकी चक्रवर्ती की विजय इस विजयार्ध पर्वत को पार करने पर, माने आधी विजय उसने कर ली। इसलिए इस पर्वत का सार्थक नाम क्या है? विजय अर्ध, माने आधी विजय हो गई चक्रवर्ती की, इसलिए इस पर्वत का नाम है विजयार्ध। और नाम लिखता है वो जिस पर्वत पर, उसका नाम होता है वृषभाचल पर्वत। वो ये बना हुआ होता है जिस पर वो चक्रवर्ती, हर चक्रवर्ती है ना, अब शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भी चक्रवर्ती हुए, वो सब इसी तरीके से सब क्षेत्रों की विजय करके इसी पर्वत पर पहुंच के अपना नाम लिखते हैं। तो इस तरह से ये जम्बू द्वीप, ये भरत क्षेत्र है ना। अब ये जम्बू द्वीप जो था, ये अब आपके सामने जब 2.5 द्वीप का नक्शा आएगा तो ये जम्बू द्वीप इतना सा रह गया अभी ये। अब इस जम्बू द्वीप के दूने विस्तार को लिए हुए ये जो डॉट 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 दिख रहा है नीले नीले, ये सब क्या है? लवण समुद्र हो गया। फिर उसके अराउंड में लाइन खींची हुई है, ये हो गया धातकी खंड द्वीप। फिर उसके बाहर कालोदधी समुद्र, और उसके बाहर ये पुष्करार्ध द्वीप हो गया। ये 2.5 द्वीप होते हैं। अब जम्बू द्वीप जब ये है तो ये सुमेरु पर्वत हो गया। जैसे यहां एक सुमेरु पर्वत होता है, वैसे ही जब आप इस धातकी खंड द्वीप में आएंगे तो यहां पर भी एक ऐसा सुमेरु पर्वत है, और इधर भी एक ऐसा सुमेरु पर्वत है। एक छोटा मोटा मोटा आइडिया है ना, सुनते रहते हो ना, 5 मेरु होते हैं। फिर जब इधर आप पुष्करार्ध द्वीप में आओगे तो एक मेरु यहां है और एक मेरु यहां है, ठीक है ना, हो गए ना 5 मेरु। इस एक मेरु के चारों ओर जैसी व्यवस्था है ना, वैसी व्यवस्था इन सभी मेरु पर्वतों के चारों ओर है। इसलिए जब एक मेरु में एक भरत है, एक ऐरावत है, तो जब ये मेरु में देखेंगे तो इसमें भी यहां एक भरत होगा, यहां एक ऐरावत होगा, यहां भरत होगा, यहां ऐरावत होगा। जब इस पर आएंगे तो यहां भी भरत होगा, एक यहां भी ऐरावत होगा। इस तरीके से कितने भरत हो गए? 5 मेरु के 5 भरत हो गए, और 5 ही ऐरावत हो गए। मतलब कि 2.5 द्वीप में 10 कर्म भूमियां ये हो गई गिनती की। फिर जब हमने कर्म भूमियों की बात की तो ये शाश्वत कर्म भूमियां ये भी हैं। एक विधेय के एक मेरु पर्वत के साथ कितनी कर्म भूमियां हैं? 32, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इधर भी इस मेरु के साथ भी 32 होंगी, इसके साथ होंगी, इसके साथ होंगी, इसके साथ होंगी। 32 में आपको 5 से गुणा करना है। कितने हो गए? 160। तो ये 160 कर्म भूमियां होती हैं, और 5 भरत और 5 ऐरावत की कर्म भूमियां और मिला लें तो कितनी हो गई? 170, 170।
ये कर्म भूमियां टोटल हो जाती हैं जहां पर तीर्थंकर हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, और एक साथ भी ये तीर्थंकरों का अवस्थान आदित्यनाथ भगवान के समय पर रहा है, जो आपको पहले बताया गया। इतनी जानकारी के साथ में अब आप ढाई द्वीप में बताए जाने वाले जो 458 जिनालय थे जिनकी चर्चा हमने कल की थी, अब आप थोड़ा सा देखेंगे इस मैप के हिसाब से तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हमें बताओ वो गिनती। कल आपको बताया था, सबसे पहले वक्षार पर्वतों का उल्लेख किया था, है ना। एक चीज और बता देता हूं, ये वक्षार पर्वत कहाँ है। ये जो कर्म भूमियां हैं विदेश क्षेत्र की, जो 8 नगरियों का विभाजन हो रहा है, उनमें जैसे देखो एक पूरे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, तो 7 क्षेत्रों के विभाजन के लिए 7 अपने 6 पोर्शन चाहिए पड़े, 6 पर्वत चाहिए पड़े, ठीक है ना। इधर 8 चीजों के विभाजन के लिए 4 तो वक्षार पर्वत होते हैं और 3 विभंग नदियां होती हैं, तो 7 चीजों से 8 पोर्शन बन जाएंगे। ये ध्यान रखो। इसमें क्या है, 4 तो वक्षार पर्वत हैं यहां, और एक एक पर्वत पर एक एक जिनालय बने हुए होंगे, और 3 बीच में विभंग नाम की नदियां होती, विभंग नदियां बोलते हैं। तो इस तरीके से इधर है और वैसे ही इधर है। वक्षार पर्वत एक मेरु संबंधी 16 हो गए, तो 5 मेरु संबंधी 80 हो गए, ठीक है। फिर आपसे कहा था 20 और जोड़ लेना, उसमें क्या जोड़ना, ये है गजदंत पर्वत। ये जो गजदंत पर्वत है ना, इन पे भी एक एक जिनालय होते हैं, बहुत सारे कूट बने होते हैं, उन कूटों में जो सिद्धायतन कूट होता है उस पर एक जिनालय होता है। तो ये 4 पर्वत हैं, ये 4 दिश, ठीक है ना। इन 4 पर्वतों पर एक एक जिनालय इन पर होता है, देख रहे हैं ना गजदंत। तो एक मेरु संबंधी ये 4 गजदंत हो गए, तो 5 मेरु संबंधी 20 गजदंत हो गए, ठीक है ना। नोट करते जाना। उसके बाद में आपको बताया था रुचकवर पर्वत। अब वो पर्वत तो ढाई द्वीप के बाहर जो 13वें नंबर का पर्वत है उसका नाम है रुचकवर पर्वत, ठीक है ना। तो उस रुचकवर पर्वत पर भी 4 जिनालय 4 दिशाओं में होते हैं, तो वो नोट कर लो, वो वहां हो गया, ठीक है। 11वें नंबर का द्वीप पड़ेगा जिसका नाम है कुंडलवर द्वीप, तो उस पर भी 4 जिनालय होते हैं 4 दिशाओं में, तो उसके 4 काउंट करो। फिर मानसोत्तर पर्वत, ये जो ढाई द्वीप का विभाजन करने वाला, जहां से ढाई द्वीप रह गया, यहां पर एक पर्वत होता है, यही जो है ढाई द्वीप इधर और बाकी के सब द्वीप समुद्र अलग, है ना। तो ये एक मानसोत्तर पर्वत, ये भी एक गोलाकार होता है जो ढाई द्वीप को विभाजित करने वाला होता है। तो उसके ऊपर भी 4 दिशाओं में 4 जिनालय हो गए। कितने हो गए, 4 दिशाओं के 4 जिनालय, 4 ही हो गए ना अभी तो, है ना, ऐसा। फिर आगे कुलाचल पर्वत 6 हैं, इन पे भी एक एक जिनालय बने हुए हैं सभी कुलाचल पर्वतों पर, ठीक है ना। अब ये सभी कुलाचल पर्वत एक यहां पर हैं, मतलब एक एक पर एक एक जिनालय बने हुए हैं, तो एक जम्बू द्वीप में एक मेरु संबंधी कितने हैं, ये 6 हैं, तो 5 संबंधी कितने हो जाएंगे, 30 हो गए ना। तो ये कुलाचल पर्वत हो गए, ठीक है ना। फिर आगे ईश्वाकार पर्वत, ये कहां होते हैं, ये होते हैं धातकी खंड द्वीप में, है ना। जहां पर इन द्वीपों के अंदर जो धातकी खंड द्वीप है उसका विभाजन करने वाले, है ना, ये ईश्वाकार पर्वतों के माध्यम से ये धातकी खंड द्वीप का विभाजन होगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ये तो ये ईश्वाकार पर्वत भी 4 होंगे, धातकी खंड द्वीप के में भी और इधर पुष्करार द्वीप में भी, इसके विभाजन करने वाले पर्वत हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 हो गए। फिर देवगुरु उत्तर गुरु, तो यही हो गया, ये देवगुरु हो गया, ये उत्तर गुरु हो गया। इसमें भी जो ये वृक्ष हैं इन्हीं को अलग से एक एक जिनालय के रूप में कहा होगा, है ना। तो ये 5 दूनी 10 ये हो जाएंगे। और उसके अलावा जो नंदीश्वर द्वीप है 8वां द्वीप, वो हो गया कितने, 52 जिनालय और 5 मेरु संबंधी, एक एक मेरु पर 16 जिनालय होते हैं, तो 16 पंजे 80 ये हो गया, है ना। अब मेरु कैसे बताएं यहाँ, ऐसे ही समझ लो अब, ठीक है ना। एक मेरु पर जो विस्तार है एक मेरु का भी, वो भी 1 लाख योजन ऊंचाई का है, ठीक है। तो उसमें 4 उसके पोर्शन है, 4 वन हैं। पहला कहलाता है भद्रशाल वन, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाह। हाँ, अब ये पर्वतों के बारे में ही बताया जा रहा है,
है ना। पर्वत कौन से? हिमवन, महाहिमवन, ये जो 6 कुलाचल पर्वत हैं, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि ये किस मय हैं, किसके बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, इनके रंग क्या हैं। तो कहते हैं हिम माने होता है सोना, स्वर्ण, है ना। तो ये स्वर्णमय है। मय सबके साथ में जोड़ लेना। मैं जानते हो उस मय माने उसी जैसा बिल्कुल। तो हेममय। आचार्य महाराज का तो ये कहना रहता है कि ये हेम का ही बना हुआ है ना। मय माने होता है उससे निवृत्त होना, रचना जिसकी जिससे होती है उसको उसके साथ में मयट प्रत्यय लगाया जाता है संस्कृत में। तो अगर ये स्वर्ण का बना हुआ होगा तभी ये हेममय कहलाएगा। तो हेम अर्जुन होता है, यह एक तरह से सफेद रंग का, है ना, चांदी समझ लो। हेम अर्जुन। तपनी है, ये तपनी भी सोने का नाम ही होता है, तपा हुआ सोने की तरह। अलग अलग पर्वत। हेम अर्जुन तपनीय। वैडूर्य का मतलब होता है नीलमणि का बना हुआ, है ना। जो वो नील पर्वत वैडूर्य मणि का हो ही गया, वैडूर्य मणि नीली ही होती है। फिर उसके बाद में रजत, रुक्मी पर्वत आ गया, वो रुक्मी रजत का ही है, दूसरा नाम है। और फिर हेममय शिखरणी पर्वत, वो भी हेममय होता है। इस तरह से ये 6 पर्वत कैसे बने हुए हैं? मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये इन्हीं पर्वतों के बारे में बताए जाने वाला ये सूत्र है। तो इसी को बता रहा था कि ये पर्वत मणि विचित्र पार्श्वा, पार्श्व का मतलब होता है बगल का भाग, माने प्रत्येक पर्वत का ये पार्श्व भाग ये कहलाता है, आजू बाजू का भाग ये पार्श्व भाग है। ये कैसा बना हुआ है? तो लिखा गया है मणियों से ये विचित्र है, माने अनेक प्रकार की मणियों से नाना प्रकार की आभा वाला बना हुआ है। अनेक तरह की इसमें विचित्र अनेक तरह की इसमें मणियां खचित हैं। मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। अब यहां पर ये बताया गया कि इसका जो विस्तार है, विस्तार मतलब हो गया एक तरह से उसकी चौड़ाई, है ना। तो वह ऊपर, नीचे और बीच में ये बराबर है, यानी जितनी चौड़ाई उसकी नीचे होगी उतनी ही मध्य में होगी और उतनी ही सबसे ऊपर होगी। तो ये इसकी विशेषता है। ऊपरी मूले च, है ना, तुल्य विस्तार वाला होता है, एक समान विस्तार वाला इसको कहा गया है। अब इससे हम कई तरह के अंदाज लगा सकते हैं कि या तो इन पर्वतों का जो विस्तार है वो केवल नीचे, मध्य में और ऊपर तो तुल्य है, और बीच में, नीचे और बीच के बीच में भी कुछ होता है, और बीच और ऊपर के बीच में भी कुछ होएगा। तो उनकी उसमें जो संरचना है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन नीचे, मध्य में और ऊपर ये जो है वो तुल्य विस्तार के साथ होगा, माने उनका विस्तार एक समान होगा, ऐसा इस सूत्र से अर्थ निकलता है। ठीक है ना। तो ये इन पर्वतों की ये विशेषता बताई गई है। ये सभी पर्वत अकृत्रिम रूप में हैं, जिनकी कभी किसी ने कोई रचना नहीं की है, लेकिन ये सब अपने स्वभाव से बने हुए हैं। ये जितनी भी रचना आपको बताई जा रही है ये सब स्वाभाविक रूप से बनी हुई रचना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया में कृत्रिम चीजों से ज्यादा अकृत्रिम रचनाएं बनी हुई हैं। इस भूगोल को पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है, समझ आ रहा है ना। मतलब अगर आप सुंदरता देखना चाहो, अगर आप मनोहरता देखना चाहो, रमणीयता देखना चाहो, वैभव देखना चाहो, तो आपको लगने लगेगा कि जिस तरह से यहां पर बताया जा रहा है वो कहीं बहुत गुना अच्छा है, बजाय हमारे पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में भी कहीं ऐसी कोई रचनाएं आपको नहीं मिलेंगी जो इतनी लुभावनी, इतनी रम्यक, इतनी मनोहर रचनाएं हो। कहां देखा आपने सोने के पर्वत, चांदी के पर्वत, है? एक चीन की दीवार को ही सिर पे लिए रखे रहते हो और वो भी जो है दूसरे देश की दीवार है और उस पर गर्व करते हो। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। कहीं भी जाकर के देखोगे बस मकबरे बने मिलेंगे और कहीं और कुछ क्या मिलता है।
ज्यादा हो तो बस कहीं घंटा घर है, कहीं चिड़िया घर है, इसके अलावा क्या है दुनिया में, है? कहीं थोड़ी बहुत बर्फ है, वहां पे स्केटिंग कर लो, बस इसके अलावा और क्या होता है। आप देखो ये इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, इन पर्वतों पर भी घूमने फिरने का आनंद तब आएगा जब आप देव बनेंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, अन्यथा मनुष्य बनकर के तो आप इन पर्वतों पे भी कोई आनंद नहीं ले पाएंगे, तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। देव लोग ही होते हैं जो ऐसे स्थानों पर क्रीड़ा करते हैं, तभी तो कहने में आता है कि देव लोग एक जगह पर नहीं रहते, घूमते ही रहते हैं, जहां मन आए वहां पर क्षण भर में पहुंच जाते हैं। ऐसे उन देव लोगों के लिए ये क्रीड़ाओं के स्थान, ये पूरा लोक है। समझ आ रहा है? खास तौर से द्वीप और समुद्र, ये इतने अच्छे सुंदर स्थान हैं जहां पर उन देव लोगों को कभी भी उनका मन नहीं भरता। असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। समझ आ रहा है ना? क्या नहीं होता द्वीपों में और क्या नहीं होता समुद्रों में। और जिन देवों की जितनी पहुंच होती है वो उतने ही हिसाब से अपनी पहुंच में रह करके उस तरह का आनंद लेते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ये सब चीजें देख करके आपको ये देखना है कि अकृत्रिम रचनाएं दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, इसलिए कृत्रिम रचनाओं पर ज्यादा गर्व नहीं करना। हम लोग तो आज बनाते हैं, या तो कल कोई दूसरा हड़प लेता है या खुद मिट जाता है, लेकिन ये रचनाएं तो हमेशा बनी रहती हैं। तो आचार्य कहते हैं इस तरह के देखो जिनके पार्श्व भाग अनेक मणियों से खचित हैं, जो स्वयं स्वर्णमय रजतमय बने हुए हैं, ऐसे इन पर्वतों की शोभा और इनके ऊपर बने हुए एक एक जो अकृत्रिम जिनालय, इनका आप कभी स्मरण भी करोगे तो भी आपके लिए पुण्य का बंध होगा, आपके सम्यक्त्व की वृद्धि होगी। कृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के लिए आप हमेशा शिखर जी जाते हो तो बस उसी की ही ज्यादा से ज्यादा वंदना करने का कभी विचार कर पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं भी गए हो कुलाचल पर्वतों पर, इन पर्वतों पर, तो यहां बैठे बैठे भी कुछ देख तो सकते हो दिमाग से। हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत, ठीक है ना, उन पर्वतों पर एक एक बड़े बड़े जिनालय, बहुत सारे कूट तो बने हुए हैं, लेकिन उनमें एक कूट सिद्धायतन कूट है जिस पर एक जिनालय बना हुआ रहता है। 8-8 कूट होते हैं इन सभी पर्वतों पर उनमें, और वह अकृत्रिम जिनालय उसी तरह का होता है जिस तरह के हम जिनालय अन्यत्र अकृत्रिम जिनालय है ना, जैसे रुचकवर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत है, इन पर जैसे देखते हैं वैसे ही तरीके के वो जिनालय होते हैं। और ये भी मान के चलो कि हर जिनालय में इतना विस्तार है कि उस जिनालय के बाहर और भीतर बहुत लंबाई चौड़ाई योजनों में रहती है। और उन जिनालयों में 108 प्रतिमा आप एक एक जिनालय में देखो। पर्वतों पर चलते चलते रास्ते में आपको सुमेरु पर्वत भी मिल जाएगा। जब इस अकृत्रिम यात्रा को करोगे तभी आपका श्रद्धान दृढ़ बनेगा और ये सम्यक्त्व के लिए कारण बनेगा। 3 पर्वतों पर चलने के बाद में विदेह क्षेत्र में पहुंचोगे, बीच में सुमेरु पर्वत मिलेगा। सुमेरु पर्वत देखोगे तो सबसे पहले बाहर से क्या देखने को मिलेगा? गजदंत पर्वत, बड़े बड़े ऐसे कुंडलाकार। समझ आ रहा है? वो पर्वत एक तरफ निषद पर्वत को छू रहा है और ऊपर की ओर वो नील पर्वत को छू रहे हैं। तो ऐसे इन पर्वतों पर अनेक कूट बने हुए हैं और उस पर जो है एक एक जिनालय बने हुए हैं, उस पर भी जाकर के आप अपना ध्यान लगाओ। फिर वहां से आओ देवकुरु, उत्तर गुरु, भोग भूमि में चले जाओ। ये क्या है? भोग भूमि। भोग भूमि में ये जिनालय बने हुए हैं। अब ये जिनालय भोग भूमि के लोगों के काम आते हैं या नहीं आते, इस विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमें तो ऐसा लगता है ये केवल जिनालय बने हुए हैं, भोग भूमि तो एक स्थान है, वहां के लोगों के कोई काम के नहीं है। वो एक तरफ जो जिनालय हैं ये वृक्ष के रूप में भी बने हुए हैं और वो जो है देवकुरु, उत्तर कुरु में बने हुए हैं। तो उनमें कोई भी वो जो वृक्ष हैं वो अपनी एक साइड में अलग बने हुए हैं, वहां तक भोग भूमि के लोग नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भोग भूमि के लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। भोग भूमि में दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके का वहां पर कोई भी धर्म क्रिया का कोई वातावरण नहीं होता है भोग भूमि में, इसीलिए उसका नाम भोग भूमि है। तो इस तरह के जिनालयों पर वंदना करने वाले लोग या तो देवलोग होंगे या फिर रिद्धिधारी मनुष्य होंगे।
और कोई नहीं जा सकेगा। ऐसे जनालयों की वंदना आप यहां पर भी आंख बंद करके अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से अच्छे ढंग से कर सकोगे। करोगे तो लाभ आपको मिलेगा, और आप लाभ लोगे तो थोड़ा बहुत लाभ हमको भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इतनी रचना बड़ी सुहावनी अच्छी रचना है। ये सबके मानस पटल पर अंकित होनी चाहिए ऐसी चीजें, जो ये जैन धर्म की विशेष मौलिक चीजें हैं, जो दुनिया में कहीं भी आपको सुनने पढ़ने को नहीं मिलेंगी। श्रीजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।